लोग को हम क्लास 10 का एसएसटी का सब्जेक्ट लेके हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे क्या है कि हम लोग का एग्जाम नजदीक आते जा रहा है, इसलिए जितने भी छात्र हैं बहुत ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पहले से तैयारी करके रखते हैं तो सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना दीजिएगा, आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है कक्षा 10 का, तो बहुत आसानी से देखिएगा, हम आप लोग को बताते जा रहे हैं। इस सभी के सभी क्वेश्चन जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये आप सभी कोई पूरे ध्यानपूर्वक समझिएगा और देखिएगा। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार अगर रोक रोक के देखते हैं तो इस सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, है ना। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो देखिएगा। पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे तो लिखा हुआ है कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कितना कितना है, 1829, 1830, 1831 और 1832। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1832 होगा। 1832 होगा। तो 1832 के ही इसी संधि में के द्वारा यूनानियों को जो था एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी। अब उस समय कौन सा संधि हुआ था, तो 1932 में ही कॉन्स्टेंटिनोपल संधि किया गया था और उसके द्वारा यूनानियों को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिला था। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दूसरा देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। हम लोग को इस क्वेश्चन के माध्यम से ये पूछा जा रहा है कि 19वीं सदी जो था उस समय ऐसा कौन सा ताकत था जो यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो देख रहे हो, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उदारवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद या निरकुंशवाद। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा राष्ट्रवाद। इसका सही आंसर जो है वो है राष्ट्रवाद। हम आप लोग को बता दें कि 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा जिससे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में व्यापक परिवर्तन ला दिया। और इस परिवर्तन के कारण यूरोप में बहुराष्ट्रीय राजवंशों के साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। देखिएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या क्या दिया है, लिखा मैक्सिनी, बिस्मार्क, हिटलर और काबूर। तो इसका जो आंसर है वो है बिस्मार्क दिया हुआ है ना। इसका सही आंसर कौन सा होगा, दूसरा नंबर होगा इसका सही आंसर। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन जो किया था वो बिस्मार्क ने किया था। अब बिस्मार्क के बारे में थोड़ा सा हम आप लोग को बता दें कि इस नीति के, है ना, जर्मनी की एकीकरण के लिए ओटो वन बिस्मार्क द्वारा अपनाई गई थी। ये जो नीति था ये किसके द्वारा, इनका जो पूरा नाम है वो है ओटो वन बिस्मार्क। इसके द्वारा इस जर्मनी के लोग जो थे एकीकरण के लिए इस नीति को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा, चौथा जो दिया हुआ है, चौथा क्या दिया हुआ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसमें से 4 है ऑप्शन में, खेड़ा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, चंपारण आंदोलन, है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है इनमें से कोई भी। तो इसका कौन सा आंसर होगा, तो हम आप लोग को बता दें इसका जो आंसर होगा वो है बारदोली आंदोलन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जिस आंदोलन का नेतृत्व किया था उस आंदोलन का नाम था बारदोली आंदोलन। ठीक है। बारदोली आंदोलन जो था वो हम आप लोग को बता दें कि 1928 ईस्वी में गुजरात में हुए बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका जो नेतृत्व किया था, इस सत्याग्रह का जो आंदोलन का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, जो किसानों द्वारा करों की अन्यायपूर्ण वृद्धि के खिलाफ एक आंदोलन था। और इस आंदोलन का जो लागू किया गया था, ये आंदोलन जो चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था कि जो कर होता है, कर मतलब जो हम लोगों से ब्याज लिया जाता था उस समय किसानों से, उसके विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि जो कर था वो बढ़ा दिया गया था। इसलिए इस आंदोलन के दौरान बारडोली की महिलाएं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। अगर हम लोग को क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार का उपाधि दिया था वो कौन दिया था, तो इसका उपाधि जो दिया था बारडोली की महिलाएं ने दिया था, सरदार की उपाधि दी है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5 में क्या लिखा हुआ है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। जो पूर्ण स्वराज की जो मांग किया गया था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो हम आप लोग को बता दें कि इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ आप लोग देख रहे होंगे, लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन और कलकत्ता
कोलकाता अधिवेशन। तो इसका सही जो आंसर है वो है लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में ये पूर्ण स्वराज की मांग का जो कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, दिसंबर, अब इसको अगर हम थोड़ा सा इसको और जान लीजिए कि दिसंबर 1929 ईस्वी को, कब, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो अध्यक्षता जो किया गया था वो कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं छठा में। छठा में क्या लिखा हुआ है कि चोरी की हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? इसमें कौन सा आंदोलन को? तो इसमें से 4 आंदोलन का ऑप्शन में दिया, सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें से जो जिस आंदोलन को वापस लिया गया था वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन इसलिए वापस ले लिया गया था, हम आप लोग बोला, क्योंकि ये आंदोलन के तहत में हिंसक घटना होने लगी थी। इसीलिए हिंसक घटना जो चोरा चोरी के आंदोलन जब चला तो उस समय हिंसात्मक घटना बढ़ने के कारण से असहयोग आंदोलन को गांधी जी क्या किए थे? वापस ले लिए थे। ये 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी में हुए हिंसक घटना के कारण, ये जो घटना कहां हुआ था, चोरा चोरी का जो हिंसक घटना हुआ था वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। ठीक है, जिसके कारण से महात्मा गांधी जो थे वो क्या किए? असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण क्या था? वापस लेने का कारण था कि ये आंदोलन जो था वो हिंसात्मक आंदोलन बनते जा रहा था, इसीलिए गांधी जी क्या किए? असहयोग आंदोलन को वापस ले। ठीक है, अब हम लोग 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है? तो काम की तलाश में लोगों का प्रवास, पूंजी का संचालन, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों से उभरी है, या वैश्विक समाजों के बीच सांस्कृतिक संबंध। तो हम लोग जानते हैं वैश्वीकरण जो है आज जो संदर्भित करता है, यानी आज जो हम लोगों को दिखाता है वो क्या दिखाता है? काम की तलाश में लोगों का प्रवास। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा पहला। इसका सही आंसर कौन सा होगा? पहला। कि वैश्वीकरण हम लोग को जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है आज के समय में? तो आज के समय में जो दर्शाता है वो काम की तलाश में लोगों का प्रवास। इसका मतलब होता है कि जो लोग होते हैं जो हमारे समाज में, क्षेत्र में, वो काम की तलाश में दूसरे राज्य, दूसरे क्षेत्र जाके क्या करते हैं? काम की तलाश करते हैं, और वहां लोग अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारे जरूरत की चीजों को, आवश्यकता के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको देखिएगा 8 में क्या लिखा हुआ है कि भारत के कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है? तो आप लोग को बता दें कि कैनाल जो कॉलोनी बनाया गया है वो कहां बनाया गया है? पंजाब में बनाया गया है। ठीक है, पंजाब में बना, ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो क्योंकि हम आप लोग को पहले बता दिए कि इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? पंजाब होगा। हम आप लोग को थोड़ा सा इसका व्याख्या कर देते हैं कि भारत में नहर कॉलोनियां मुख्य रूप से पंजाब प्रांत में बनाई गई थी। जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नहर की कॉलोनियों के रूप में भी जाना जाता है। तो ये पंजाब प्रांत में बनाई गई थी। ब्रिटिश शासन ने निर्यात के लिए गेहूं और कपास उगाने के लिए अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों को कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए नहर का एक नेटवर्क स्थापित किया था। और इस प्रणाली को कौन शुरुआत किया था? ब्रिटिश शासन काल में इसको लागू किया गया था, इसलिए कि गेहूं का जो निर्यात किया जाता था, निर्यात जो किया जाता था कपास के उगाने के लिए, इन चीजों के लिए इस सारे चीजें क्या किया गया था? कैनाल कॉलोनी का निर्माण किया गया था। अब आगे है क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? 9 में दिया हुआ कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? होसे मेला जो है वो इसका आयोजन क्या? तो हम आप लोग को बता दें कि होसे मेला का जो आयोजन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम और मॉरिशस। तो इसमें हम आप लोग को बताते हैं कि इसमें ये तीनों सही है। गुयाना भी होगा, सूरीनाम भी होगा, त्रिनिदाद होगा, और सिर्फ इसमें कौन सा नहीं होगा? मॉरिशस नहीं होगा। इसमें मॉरिशस, क्वेश्चन पूछने का ही तरीका थोड़ा अलग है। इसमें यह पूछा जाता था कि होसे मेला का आयोजन कहाँ नहीं होता है, तो इसका सही आंसर कौन सा होता? ये होता चौथा नंबर का होता। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा होता? चौथा होता इसका आंसर। इसका आंसर 4 नंबर। ठीक है, क्योंकि ये तीनों इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर मैदानी भाग? भारत में जितने भी क्षेत्रफल है उसमें कुल क्षेत्रफल में कितना भाग ऐसा है जो मैदानी भाग है? तो हम आप लोग को बता दें कि ये जो है वो 43% है। कितना प्रतिशत है? 43%। भारत का जो मैदानी क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43%, जबकि 30% जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, 30% क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र जो है वो है 27%।
इसमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो 30 भी दिया हुआ है, 27 भी दिया हुआ है, 40 भी दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर कौन सा होगा? 43% होगा मैदानी क्षेत्र। ये 30% जो दिया हुआ कौन सा क्षेत्र दिया हुआ? पर्वतीय क्षेत्र का दिया हुआ है। और ये 27% जो अगर पूछा जाए तो 27% किसका है? ये है पठारी क्षेत्र का। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि बांगर और खादर किस मृदा के दो प्रकार हैं? ये जो दो, ये मिट्टी के बारे में बता। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है। तो मृदा का मतलब मिट्टी होता है। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला कि बांगर और खादर जो है वो किस मृदा के दो प्रकार, ऐसा कौन सा मृदा है इसका जो दो प्रकार बताता है? जैसे काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, जलोढ़ मृदा और लेटेराइट मृदा। तो इसका आंसर जो है वो है जलोढ़ मृदा का। ये जलोढ़ मृदा का दो प्रकार होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है बांगर और एक होता है खादर। ठीक है, ये आप लोग जान रहे होंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जलोढ़ मृदा। हम आप लोग को थोड़ा सा और बता दें कि खादर और बांगर दोनों ही जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। और जो बांगर मृदा जो होता है, ये बांगर मृदा जो है ये क्या है? ये जलोढ़ मृदा का पुराने को दर्शाता है, जबकि खादर जो होता है, ये खादर जो है वो नए जलोढ़ को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, बांगर पुराने जलोढ़ को दर्शाता है, जबकि खादर जो होता है वो नए जलोढ़ को दर्शाता है। ये हर साल बाढ़ के कारण जमा होता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि ये हर साल बाढ़ के कारण ही जमा होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती जो किया जाता है, आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि हमें सीढ़ीदार खेती पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा किया जाता है। जो पर्वतीय क्षेत्र होता है उसमें, पंजाब जो है पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, हरियाणा भी पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, उत्तर प्रदेश भी पर्वतीय क्षेत्र नहीं, क्योंकि ये सब समतल क्षेत्र होता है, मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ये जो उत्तराखंड है ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। उत्तराखंड जो है ये क्या है? पर्वतीय। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? उत्तराखंड होगा। सीढ़ीदार खेती करके यहाँ क्या किया जाता है? खेती किया जाता है। ठीक है, सीढ़ीदार खेती या सोपानी खेती मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में ही किया जाता है, ये आप लोगों को बता दिए। जबकि भूमि ढलान वाली होती है। भारत में यह खेती, और भी बता देते हैं कि भारत में यह खेती सिर्फ उत्तराखंड में नहीं किया जाता है, इसके साथ में हिमाचल प्रदेश, या ऐसा बोल सकते हैं कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य जो है, पूर्वोत्तर में जो कुछ कुछ राज्य पड़ते हैं, वो सभी राज्यों में जो है किसके अनुसार किया जाता है? तो सीढ़ीदार खेती किया जाता है, सीढ़ीदार खेती किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? बाघ परियोजना का जो शुरुआत किया गया था वो कब हुआ था? तो बाघ परियोजना का शुरुआत किया गया था 1973 ईस्वी में। जो सबसे पहले जो बाघ परियोजना का शुरुआत किया गया 1973 ईस्वी में किया गया था। इसको हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर भी बोला जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। इसका शुरुआत जो अभी हम बताएं 1973 में किया गया था। और भारत सरकार के पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बाघों की घटती आबादी की सुरक्षा के लिए किया गया था, क्योंकि बाघ धीरे धीरे क्या हो रहा है? भारत में कम होते जा रहा है। इसकी सुरक्षा के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया। किसानों के बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस स्थान से है? अब बताइए, किसानों के बीज बचाओ आंदोलन जो है वो किस स्थान से संबंधित है? टिहरी, केरल, गंगा नगर या पूसा। ये 4 जगहों का नाम दिया गया है। तो 4 जगहों का नाम जो दिया गया है इसमें से कौन सा होगा? सो देख लीजिए, इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा टिहरी। कौन सा होगा? टिहरी होगा। ठीक है, इसका सही आंसर इसलिए कि आप लोग को बता दें कि बीज बचाओ आंदोलन 1980 के दशक के अंत में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के जड़धार गांव से शुरू हुआ था। इसका जो शुरुआत जो हुआ था कहां से हुआ था? जड़धार गांव से शुरू हुआ था। और इसका उद्देश्य पहाड़ों के पारंपरिक बीजों को बचाना था। जो इसका मुख्य उद्देश्य जो था, है ना, बीज बचाओ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? कि पहाड़ों के पारंपरिक बीजों को बचाना था। इसलिए इस आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और इसका स्थान जो था वो था टिहरी था। और टिहरी कहां पर था? तो टिहरी जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है। अगला 15 नंबर देखिएगा। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य क्या है? आप ही लोग बताइए। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था, इसका जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? इसका उद्देश्य चौथा होगा इसका सही आंसर। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि शिकार को रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीव को बचाना था, है ना। जो राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर पर जो भूमि भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दिया था, इसका मुख्य उद्देश्य था, मूल उद्देश्य था कि शिकार पर रोक, यानी उसमें जो जंगल में जो शिकारी लोग करते थे उसको रोक लगा देना था। साथ में बाहरी लोगों के घुसपैठ से वन्य जीव को बचाना था। जो बाहरी लोग जो घुसपैठ करता था जंगल में, है ना, उससे बचाने का काम करता था। इसलिए इस
अब 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो 16 में देखिएगा, है ना, तो 16 में दिया हुआ है कि कौन बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते हैं। ऐसा कौन सा बांध है जो आधुनिक यानी आज के समय में उसको क्या कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है। तो लिखा हुआ महात्मा गांधी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लिखा जवाहरलाल नेहरू, है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वल्लभ भाई पटेल, और क्या दिया हुआ है, भीमराव अंबेडकर। तो हम आप लोग को बता दें कि इसको किसको बोला जाता है, तो इसका सही जो आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू। भारत के ये पहले प्रधानमंत्री थे और बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। इसी ने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। उन्होंने इस शब्द का उपयोग भाखड़ा नागल बांध का उद्घाटन करते समय किया था। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो इस शब्द का उपयोग कब किए थे, जब भारत में, है ना, भाखड़ा नागल बांध का जब उद्घाटन करने गए थे तो उस उद्घाटन के समय में ये शब्द बोले थे कि बांध को आधुनिक भारत के मंदिर बोले थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये बांध कृषि विकास और औद्योगिकरण को बढ़ावा देंगे, इसीलिए इस शब्द का उपयोग उन्होंने किए थे। अब एक क्वेश्चन लास्ट इसमें है 17 नंबर, देखिएगा। उसके बाद और सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है, 17 के बाद और आगे है। लेकिन इनमें से कौन प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृमि झीलों में से एक है, यानी कृमि बोलते कृत्रिम झीलों में से एक। कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित झील, इसका मतलब क्या था, मानव निर्मित झील। पहला ऑप्शन है गोविंद सागर झील, हजारीबाग झील, भोपाल झील, और क्या दिया हुआ है, मोती झील। सबसे पहले ये दिया हुआ है। तो ये जो है ये कौन सा झील होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भोपाल झील। कौन सा झील होगा, भोपाल झील होगा, ठीक है। विकल्पों में भोपाल झील जो है ना, इस जो चारों विकल्प दिया, तो चारों विकल्पों में जो भोपाल झील है उसको भोजताल भी बोला जाता है और प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। और ये जो भोपाल झील है ये सबसे बड़ी झील है। यह 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा बनाई गई थी। और ये भोजपाल झील जो है ना, यानी भोपाल झील जो जिसको बोला जाए या भोजताल झील जो बोला जा सकता है, ये 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी, राजा भोज के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके आगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टैंक बनाया जाता था, जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो आप लोग को बताते हैं। इसमें क्या बोला था, टांका, गुल, कुल, जोहर, तो बताइए इसमें क्या कहा जाता था। इसमें कहा जाता था राजस्थान में जो वर्षा जल को संग्रहित कर लिया जाता था भूमिगत टैंक बनाकर, उसका नाम रखा गया था क्या, टांका। क्या रखा गया था, टांका रखा गया था, ठीक है। आप लोग को बताते हैं कि राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को इकट्ठा करने और संग्रहित करने के लिए घरों के अंदर भूमिगत टैंक बनाए जाते थे, जिन्हें टांका कहा जाता है। आप लोग बताएं, ये टांके पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए बनाए जाते थे। इनका उपयोग शुष्क मौसम के दौरान किया जाता था। गर्मी के दिनों में इस पानी का क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 में दिया हुआ है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक संख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे, माने ज्यादा संपन्न थे और ताकतवर थे, यानी शक्तिशाली थे। तो कौन सा भाषा वाले थे, फ्रेंच भाषा, डच भाषा, जर्मन भाषा, तमिल भाषा। तो हम आप लोग को बता दें कि इसमें जो थे वो कौन सा थे, बेल्जियम में जो ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे वो थे फ्रेंच भाषा बोलने वाले। कौन सा भाषा बोलने वाले, फ्रेंच भाषा बोलने वाले ज्यादा शक्तिशाली और समृद्ध थे, क्योंकि बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषाई समुदाय बहुसंख्यक डच भाषाई समुदाय की तुलना में अधिक और शक्तिशाली थे, समृद्ध और शक्तिशाली थे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा अल्पसंख्यक के अंतर्गत में आते थे फ्रेंच, लेकिन ये क्या थे, समृद्ध और शक्तिशाली थे। और बहुसंख्यक में कौन आते थे, डच भाषा बोलने वाले, लेकिन ये क्या थे, उसके तुलना में थोड़ा सा कमजोर थे, है ना। इसलिए डच भाषाई लोगों को आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ काफी बाद मिला था। फ्रेंच भाषा लोगों के बहुत समय के बाद डच भाषा लोगों को शिक्षा और उसका विकास जो होता है वो बहुत बाद में, जिसके कारण से 1950, ध्यान दीजिएगा 1950 और 1960 के दशक में दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया था। इसके बीच में तनाव जो बढ़ा था 1950 से 60 तक, वो इसी कारण से बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका जो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था वो 1948 ईस्वी को बना था। कब बना था, 1948 ईस्वी को बना था।
अब कब, तो श्रीलंका जो स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948, यानी 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली और यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार भारत पर ब्रिटिश शासन ने, अंग्रेजों ने शासन किया था, उसी तरह श्रीलंका पर भी ब्रिटिश शासन का ही शासनकाल चल रहा था। लेकिन श्रीलंका जो आजाद हुआ वो कब हुआ था, 4 फरवरी 1948 को, 4 फरवरी 1948 को आजाद हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, संविधान में केंद्र एवं राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को कितनी सूचियों में बांटा गया है, कितनी सूची में बांटा गया है, 6, 5, 4 या 3। तो इसमें हम लोग को देखना है कि कितने सूची में जो बांटा गया है वो देख लीजिएगा। इसे 3 सूचियों में बांटा गया है। कितना सूची में बांटा गया है, 3 सूची में बांटा गया है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सा सूची था, तो पहला है संघ सूची, दूसरा में है राज्य सूची और तीसरा में है समवर्ती सूची। इसमें से एक क्वेश्चन छूट गया है, कौन सा, ये 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन नहीं पढ़ा। 21 नंबर में क्या था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा, श्रीलंका में सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया था। जो सिंगली भाषा है, जो श्रीलंका में बोली जाने वाली एक भाषा है, इसको राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया, तो 1956 ईस्वी को इसको घोषित किया गया था। राजभाषा में सिंगली भाषा को 1956 में घोषित किया गया था। श्रीलंका में 1956 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसमें सिंगली को देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई, जिससे तमिल भाषा को बाहर कर दिया गया। ध्यान में रखिएगा कि श्रीलंका में तमिल भाषा को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। वहां का राज भाषा जो है वह है सिंगली भाषा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 23 नंबर। 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार का है। हम अभी आप लोगों को क्या पता है, इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें क्या बताया गया था, उसमें बताया गया था कि संविधान के केंद्र एवं राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को कितनी सूची में, 3 सूची बताए थे। एक बताए थे, पहला क्या बताए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वही समवर्ती सूची के आधार पर क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है विषय में कि कानून बनाने के आधार अधिकार किस सरकार का। इसमें कौन सा सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो इसका सही जो आंसर है वो आप लोग को हम बता देते हैं। इसका सही आंसर जो होगा ये है तीसरा, केंद्र सरकार का भी रहेगा और राज्य सरकार दोनों का इसमें रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या, नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं, मेयर, तहसीलदार, पंचायत सचिव या जिला अध्यक्ष। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। मेयर जो बोला जाता है जिससे महापौर भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, मेयर को महापौर भी कहा जाता है। नगर निगम का मुखिया होता है, और ये जो मेयर होता है वो नगर निगम का क्या होता है, मुखिया होता है, या शहर का प्रथम नागरिक भी होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि मेयर जो होता है वो शहर का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि शहर का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो मेयर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मेयर को कहा जाता है। इसी को हम लोग नगर निगम का मुखिया भी कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में 25 नंबर में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे औसत आय कहा जाता है, राष्ट्रीय आय को, प्रति व्यक्ति आय को, कुल आय को, या इनमें से सभी को, बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें जो कहा जाता है वो प्रति व्यक्ति आय को बोला जाता है। प्रति व्यक्ति आय, इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, प्रति व्यक्ति आय को। प्रति व्यक्ति आय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, औसत आय भी कहा जाता है। इसे किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भागा देकर निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है, विकसित देश, विकासशील देश, अर्ध विकसित देश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, विकसित देश का है। जहां का व्यक्ति, जिस देश में रहने वाले व्यक्ति का आय अगर बहुत अधिक होगा तो हम लोग जानते हैं वो देश क्या होगा, विकसित होगा, क्योंकि विकसित देशों में लोगों की आय विकासशील देशों की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसलिए हम लोग उसको कैसा देश बोल सकते हैं, विकसित देश बोल सकते हैं, यानी विकसित देश कहा जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें किसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे शिशु मृत्यु दर। क्या बोलेंगे, शिशु मृत्यु दर। 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष में कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं
28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? रोजगार की शर्तों के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, या तो लिखा हुआ उद्यमों में नियोजित श्रमिकों के आधार पर। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन किया जाता है ना। अब इसका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हो? जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। अगला क्वेश्चन में लिखा निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र की गतिविधि नहीं? परिवहन, भंडारण, बैंक सेवाएं, डेयरी। तो इसमें जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा वो कौन सा हो जाएगा? डेयरी जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो इसी के साथ ऑब्जेक्टिव का सभी के सभी क्लास खत्म होता है एसएसटी का। अब जो बच गया है सब्जेक्टिव, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव का क्लास लेंगे और आप लोग को बारी बारी से सभी क्वेश्चन को बताएंगे। आप लोग ध्यान में रखिएगा ये सभी के सभी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से इंपोर्टेंट है। चलिए धन्यवाद।